सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है हर ज़मा जो अपने अमल का एहतिसाब। खुशामदीद आपका हमारी ख़ास नशरियात में जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और लगातार आपसे हर हफ्ते किसी न किसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं। सियासी उफ़क़ पर जो कुछ चल रहा है उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मुल्की और रियासती सियासत पर भी बात होती है, और आज भी एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने रूबरू होने जा रही है जो मोहताज तारुफ बिल्कुल नहीं है, अरसे दराज से सियासत के अंदर है, मुल्की सियासत में एक नामवर नाम है, इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं में गिना जाता है। और जब हम अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो रियासत जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट बहुत बार कर चुके हैं, अपर हाउस लोअर हाउस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बसते वज़ीर आला के हमारे आज के मेहमान हैं। जम्मू कश्मीर से मायनाज एक ऐसी शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद साहब जो तारफ़ मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज की नशस्त ज़रा दो हिस्सों में चलते हैं। मुल्की सियासत बड़ी अहम है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बाद में जम्मू कश्मीर की बात भी करते हैं। मौजूदा निज़ाम जिस वक्त चल रहा है, जब आप और हम बात कर रहे हैं तो हज़ारों किसान सड़क पर भी हैं। मुल्की सियासत को आप कहाँ पर देख रहे हैं? जिस तरीके से चल रहा है निज़ाम, हर दिन कहीं ना कहीं एहतजाज है, सरकार के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है, और सरकार लगातार दूसरे महाज पर दूसरे फ्रंट पर आके पहले बातचीत और उसके बाद लेबलाइजिंग का सिलसिला शुरू होता है। अब किसानों के ऊपर भी कभी खालिस्तान, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग और कभी कहीं से उन्हें लेबल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो निज़ाम है, जिस सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसे आप एज ए सीनियर लीडर के कैसे देख पा रहे हैं? मेरे ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत है, वो जो हमारा मिजाज है हमारे मुल्क का, और वो मिजाज आज़ादी से पहले का भी था और आज़ादी के बाद का भी था, उस मिजाज की बिल्कुल उलट चल रही है। इस पार्टी को, जो रूलिंग पार्टी है, उसको बहुमत मिला, दूसरी दफ़ा मिला। ठीक है, इलेक्शन में पार्टियां जीतती हैं, पार्टियां हारती हैं, वो जमहूरियत। लेकिन जिस तरह से पहले हुकूमतें बनती थी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की भी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत ही क्यों ना हो, या मोरारजी देसाई जी की जनता पार्टी की हुकूमत क्यों ना हो, चंद्रशेखर की हुकूमत क्यों नहीं, दूसरी सियासी पार्टियों की रहनुमाई में जो सरकारें बनी, उनका तर्ज हुकूमत, सरकार चलाने का जो तरीका था, वो तकरीबन सभी पार्टीज़ का 19-20 का फ़र्क छोड़कर एक तरीके का था। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, उसका तरीक़ाकार सरकार करा चलाने का बिल्कुल मुख्तलिफ। पुरानी सरकारों का, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस हो या अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या दूसरे वज़ीर आज़मों की, उनका तरीका वही था जो आज़ादी से पहले का कांग्रेस का तरीका था। वो था डायलॉग का तरीका। दुनिया में हिंदुस्तान को, इतने बड़े मुल्क को आज़ाद कराना, इतनी बड़ी ताकत बरतानी साम्राज्य से, डायलॉग से, तलवार से नहीं, गोली से नहीं, हथियारों से नहीं, डायलॉग से, मुलाकातों से, मीटिंगों से। कई मीटिंगें हिंदुस्तान में हुई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन तक पहुंच गए। तो ये डायलॉग से ही हमने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। तो उसका मतलब ये बन गया कि आज़ादी हमारी जो मिली है, तलवार से नहीं मिली है, एक तरफा रोबदाब से नहीं मिली है, डरा के नहीं मिली है, बल्कि डायलॉग से मिली है, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देने से मिली है। जो मुल्क के बंटवारे भी, जो बहुत ही बदकिस्मती हुई इस मुल्क के लिए, लेकिन वो भी डायलॉग से हो गई, वो भी तरीके से हुई। उसमें भी कोई जंग नहीं हुई कि तुम आधा हिस्सा ले लो, तुम हाँ सा, वो भी डायलॉग से हुई। तो उसी के बाद से जो भी सरकारें बनी 1947 से लेकर और 2014 तक, उन्होंने हिंदुस्तान में अलग अलग जो आवाज़ें उठी, कई बार आवाज़ें उठी, कश्मीर में कई बार आवाज़ें उठी, नागालैंड में उठी, मिज़ोरम में उठी, अरुणाचल प्रदेश में उठी, मणिपुर में आवाज़ें उठी अलहदगी की, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब में आवाज़ें अलहदगी की उठी। लेकिन अगर ये देखेंगे, इन तमाम जगहों में जो भी हुकूमत उस वक़्त थी, उन्होंने डायलॉग से उन प्रॉब्लम्स को हल किया और एक शांति, एक मुल्क, विशाल देश बना लिया। कहीं इस सरकार की, या कोई कानून पार्लियामेंट में बनाए तो वो भी डायलॉग से, अपोजिशन के साथ बैठ के
और उनके साथ एक आम सहमति बनाई। मेरे ख्याल में जितने भी कानून बनाए हैं पार्लियामेंट में आज तक कितने 72 सालों में, अधिकतर जो कानून बने हैं वो आम सहमति से बने हैं। कानून बनाने से पहले, बिल लाने से पहले सरकार और अपोजिशन के बीच में, सरकार और जो स्टेक होल्डर जिनसे मुतालिक, जैसे किसानों के हैं, वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपोजिशन में नहीं है, वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन वो उन पर असर होता है, वो प्रभावित होते हैं सरकार के असली फैसले से, एक फैसले से या दूसरे फैसले से, या किसान मजदूर जो होते हैं, यूनियन मजदूरों की यूनियनें बहुत हैं हिंदुस्तान में, उनके संबंध में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उन यूनियनों से पूछा जाता है, कोई न कोई डायलॉग होता है। इस सरकार में एक ही कमी है कि वो डायलॉग की कमी है। वो एक तरफा फैसले लेने पर कि हमने ये फैसला किया तो अब सबको मानना चाहिए, वो जमहूरियत के खिलाफ है। तो यही आज किसानों के साथ भी हुआ कि इतना बड़ा फैसला लिया, एक तरफ से हिंदुस्तान भर की सब यूनियनें हैं, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसकी भी जो यूनियन है वो भी उनके साथ नहीं है, तो हिंदुस्तान की जितनी यूनियनें हैं बीजेपी की यूनियन मिलाकर वो सरकार के खिलाफ है। तो लेकिन और अपोजिशन पहले ही उसके खिलाफ थी। आपको मालूम होगा कि आखिर के 2 दिनों में मैंने ही आखिरी स्पीच करके और बाइकआउट कर दिया था, और फिर रात को हम 24 घंटे कई हमारे एमपी रात भर भी पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में हड़ताल लेके बैठ गया, एहतजाज करके बैठा। तो दोनों हाउसेस में पूरी विपक्ष जो थी वो भी इस बिल के खिलाफ है। तो अगर ये बिल जिसमें दोनों पार्लियामेंट के अपोजिशन खिलाफ हैं और हिंदुस्तान के सारे किसान खिलाफ हैं, और उसके बावजूद भी फिर आप अटक के रहना, तो ये जमहूरियत के खिलाफ है। लेकिन आजाद साहब, मुज़ाकरात की आप बात करें, आप डायलॉग की बात करें, सरकार जब से किसानों का मामला आया, जरा पहले इसी पे बात करता हूं, डायलॉग प्रोसेस को तो आगे बढ़ाना चाहिए। वो तो आप बात की बात है ना, वो तो आप कत्ल करेंगे तो उसके बाद आप गर्दन जोड़ दो, वो तो जुड़ती नहीं है ना। वो तो पहले डायलॉग होना चाहिए ना, डायलॉग कानून बनाने से पहले होना चाहिए था। इसीलिए हमने इसको बताया था कि स्टैंडिंग इवन पार्लियामेंट में भी जब बिल होते हैं तो जो कोई विवादित बिल होता है जहां आम राय नहीं बनती है सरकार के ऊपर, उसको स्टैंडिंग कमेटी भेजता। लोकसभा में भी हमने कहा स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो, राज्यसभा में भी स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मकसद ये होता है कि एक तो सभी पार्टीज के दोनों हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और फिर 2-4 महीने में वो तमाम उन लोगों को बुलाते हैं जिनके लिए बिल बनाया जाता है। मान लीजिए ये किसानों से संबंधित बिल था, तो इसमें किसानों की यूनियनों से, चाहे वो 50 यूनियनें हैं, 40 यूनियनें हैं, 30 यूनियनें हैं, सरकार को समर्थन देने वाली यूनियनें हैं या किसी से नहीं है, तो वो मुज़ाकरात करते और जो बिल बन जाता तो वो उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज की सुझाव भी आ जाते और जितने हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनकी भी आ जाए। अभी जो हमारे पास इशू है वो ये है कि किसान एक तरफा है कि तीनों कानूनों को जनाब ख़त्म कर दीजिए और जिस तरीके से चल रहा है उसी को कंटिन्यू कीजिए। सरकार कह रही है कि हम अमेंडमेंट्स लाने के लिए तैयार है और किसान अमेंडमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान का भी जो व्यू पॉइंट है वो भी तो एक अड़ियल रवैया है, उसे भी तो नरमी लानी पड़ेगी। डायलॉग सवाल है कि उस अड़ियल पर किसने उसको मजबूर किया। अगर पहले आप दवाई देते हैं तो टेबलेट से मजदूर आदमी ठीक हो जाता, लेकिन आपने उसको निगलेक्ट कर दिया तो फिर वो आईसीयू में पहुंच जाता है। फिर अब दुनिया भर का दवाइयां दे दे वो ठीक नहीं होता। तो इस वक्त जो किसानों का मसला है वो आईसीयू में पहुंच गया। जिस वक्त उसका इलाज था, जिस वक्त वो एक टेबलेट से ठीक हो सकता था, वो हो सकता था कि ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता जहां तमाम अपोजिशन पार्टियां और किसान यूनियन के साथ डायलॉग होता, बात होती, उनकी बात सुनी जाती, तो सरकार भी खुश हो जाती, अपोजिशन भी खुश हो जाती, किसान भी खुश। आज की किसी पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं रहा। जो सरकार कहती है रोज दिन भर गालियां देती है अपोजिशन पार्टीज को, आज मैं कहना चाहता हूं आज किसी अपोजिशन पार्टी के हाथ में किसान नहीं है और किसान किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। किसान तो किसान है, वो अपना फायदा और नुकसान सोचती है।
और अपना फ़ायदा और नुकसान में ही हिंदुस्तान का फ़ायदा है, उनका वो अपना फ़ायदा नहीं है। उससे ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान के लोगों को, जिनको पीडीएस के ज़रिए अनाज सस्ते दामों पर मिलता है। तो मेरे ख्याल में इस पे सरकार को प्रेस्टीज पे नहीं बैठना चाहिए। ये कोई आपको नहीं लगता प्रेस्टीज दोनों साइड से, किसान ने भी प्रेस्टीज बना दिया और सरकार प्रेस्टीज पर है ही, तो इस बीच जो आम आदमी है जिसने दिल्ली के अंदर बाहर जाना है वो भी अब सफर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। अब इसमें आप किसानों को नहीं, इसमें सरकार हमेशा झुकती है। सरकार तो माई बाप होता है। जब बच्चे कुछ मांगते हैं तो आप बच्चों को नहीं कहते हैं, आप माँ बाप को ही मान जाना चाहिए। तो सरकार एक माँ बाप होती है, उन्हें कहना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि कई पहले बिल वापस ले लिए, कई बिल वापस ले गए हैं। जब जनता चाहती है, हमारे लोकतंत्र में तो, जमहूरियत में तो जनता सबसे ऊपर है। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडरों में आपका शुमार, आपने सरकार को देखा है, हिज़्ब इख्तिलाफ को देखा है, लेकिन अभी जो तज्ज़िया निगारों का मानना है वो ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का जितना वाइब्रेंट रोल होना चाहिए था वो डे वन से नज़र नहीं आया। इसी वजह से सरकार को एक लिबर्टी मिली ऐसे कानून लाने के लिए जिस पर बाद में हंगामे भी होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ तक कानून लाना और न लाना, उसमें बाहर जो अपोजिशन उसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन अंदर पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में अगर 6-6.5 साल में देखेंगे अपोजिशन का रोल है, शायद इतना सख्त अपोजिशन का रोल नहीं हुआ होगा। राज्यसभा में तो कई दफ़ा हमने बिल, जब तक हमें अच्छा नंबर था तो कई बिल हमने पास नहीं होने दिए। वो जो उन्होंने अब 3 साल के बाद पास किए, 4 साल के बाद जब उनको बहुमत मिला। इवन ये किसानों का ही बिल है। मेरे ख्याल में जितना हंगामा इस बिल पे लोकसभा और राज्यसभा में हुआ है कभी नहीं हुआ। और शायद मेरे 40-42 साल के पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ये पहली दफ़ा हुआ कि हमारे एमपीज़ ने, अपोजिशन के एमपीज़ में, पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस में 24 घंटे का दर्द दे दिया। रात भी वहीं सोए पार्लियामेंट के बाहर ही, गांधी जी की उस प्रतिमा के सामने रात भर भी वहीं से। तो ऐसा कभी मैंने 42 साल में नहीं देखा। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर भी तो एक रोल बनता है हिज़्ब इख्तिलाफ का, पार्लियामेंट के बाहर भी रोल नजर नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर भी रोल बनता है, वो भी सब अपोजिशन पार्टियां अपनी अपनी स्टेटों में करती हैं, डट के मुकाबला करती हैं। लेकिन इस वक्त ये अपोजिशन वर्सेस सरकार नहीं है, इस वक्त किसानों ने खुद अपने हाथ में, उन्होंने देख लिया कि शायद अपोजिशन पार्टियां नाकाम हो गई हमें इंसाफ दिलाने में, तो अब किसानों ने इसको अपने हाथ में अभी ले एक बड़ा लिया। इल्ज़ाम कांग्रेस पर यह भी है कि कैप्टन साहब पंजाब में बैठे थे, उन्होंने मोबिलाइज सारा मॉब कर दिया। अब हो सकता है उनके हाथ से भी बाहर चली गई हो बात, लेकिन कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन उनकी थी सरकार के खिलाफ। किसान किसी के हाथ में नहीं है और किसान किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखता है। किसान अपने नफ़ा और नुकसान सोचता है और उसके साथ ये भी सोचता है कि अगर अनाज पैदा होगा तो देश का क्या होगा। मेरे ख्याल में सरकार जितना सोचती है जनता के बारे में, उससे ज़्यादा किसान सोचता है। तो उस किसान को नाराज़ करना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी भूल होगी। अब जो ये सरकार तज्जिया की। सामने रखा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जब ये मसवदे कानून तैयार हो रहा था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुई कि पंजाब एक बड़ा स्टेट है, एक तरफ से ये, और दूसरा तुक सरकार लगातार दे रही है। देखिए जिन एरियाज़ में चुनाव हुए हैं, बल्दियाती चुनाव हुए हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ के चुनाव, वहाँ तो किसानों ने वोट दिया है बीजेपी को। ये एक स्पेसिफिक सोच है जिसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश। पंजाब तक कहाँ यह है, आज तो पूरे हिंदुस्तान में है। महाराष्ट्र में किसानों का है, कर्नाटक में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, यूपी के किसान आ रहे हैं, हरियाणा के किसान आ रहे हैं। आज तो हिंदुस्तान के हर हिस्से में एजिटेशन चल रही है। तो यहाँ पंजाब एक छोटी सी एरिया के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बहुत छोटा सा स्टेट है मुल्क के बाकी स्टेटों। तो बड़े बड़े सूबों में तो ये एजिटेशन चल रही है, आज से नहीं चल रही है, तभी से चल रही है जब से ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट के। तो आज मैंने जैसे कहा कि ये आज किसानों ने अपने हाथ में लिया है एजिटेशन। वो समझते हैं कि अपोजिशन जितना वो कर सकती थी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने किया तो उनकी चली नहीं, बाहर कर सकते थे किया नहीं चली, अब हम खुद अपने हाथ में करेंगे। तो इसलिए जब अवाम ये फैसला करती है कि अब हम फैसला लेंगे
वो बहुत सख्त होता है और उसके खिलाफ जाना किसी सरकार के लिए, मैं नहीं कहता बीजेपी की सरकार के लिए, हमारी ही सरकार क्यों नहीं हो, बहुत मुश्किल काम होता है। और किसान के खिलाफ जाना तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती होगी इस सरकार के लिए कि किसानों को नाराज़ करना। ये एक बड़ा मुद्दा था जिस पर आपने अपनी राय रखी और आपने कहा कि किसान माई बाप सरकार है तो उन्होंने थोड़ा नरम रुख लेना पड़ेगा। थोड़ी देर में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कुछ आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये कर्जी है। लेकिन मुल्क की सियासत में कांग्रेस का भी एक बड़ा रोल बनता है और लगातार विद इन द कांग्रेस से जो बड़े लीडर्स हैं, आप जैसे कद्दावर नेता हैं, वो भी नाराज़गियाँ कभी कभार दिखाई दे रहे हैं कि बड़े हसास मामलों पर जिस तरीके का लाइन अडॉप्ट करना था वो नहीं कर पाए, जिस तरीके का एक्शन करना था वो नहीं कर पाए, और उस तदब्जुब का शिकार अभी भी कांग्रेस है या अब वो सारा मामला थम गया? नहीं, हमने कोई कांग्रेस की कोई वैसी लड़ाई नहीं है। कांग्रेस की है कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे मुल्क में कोई भी ऐसी पार्टी आज नहीं है जिसकी उम्र 135 साल। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी के साथ साथ यही अकेली पार्टी है जिसकी सरबराही में हिंदुस्तान, जिसकी लीडरशिप में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो उसकी वजह से पुरानी पार्टी होने के नाते और सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स इसमें हुए और इसकी रहनुमाई में, इसकी लीडरशिप में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। दूसरी भी कई पार्टियां थी, लेफ्ट पार्टियां थी, बाकी पार्टियां थी जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप में थी। गांधी जी कांग्रेस के थे, नेहरू कांग्रेस के थे, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, ये कांग्रेस के थे टॉप लीडर। इससे भी बहुत और ज़्यादा कई लोग उनकी लीडरशिप में मिले, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो हम समझते हैं कि ये कांग्रेस चैलेंजेस का मुकाबला तभी कर सकती है जब ये ऑर्गेनाइज्ड हो। तो हम अंदर पार्टी में जो बात करते हैं, हमें कोई लीडरशिप का झगड़ा नहीं है या कम बोलता है कोई या ज़्यादा बोलता है, उसकी लड़ाई नहीं है। कि हम यूनिट्स हमारे होने चाहिए, हर जगह यूनिट्स होने चाहिए, ब्लॉक यूनिट्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स होने चाहिए, स्टेट यूनिट्स होने चाहिए। कई जगह हमारे यूनिट्स कमज़ोर हैं और बने नहीं हैं, तो उसकी तरफ हम पार्टी की लीडरशिप का ध्यान देते हैं, वरना कोई ये बड़ा इशू नहीं है। और मेरे ख्याल में अब कुछ शुरुआत हुई है और इसमें ये कोविड वाला जो 8-9 महीने का मामला हुआ, बल्कि पूरा साल ही हुआ, जनवरी फरवरी में तो पार्लियामेंट होती है, असम्बलियाँ होती हैं, तो वो वैसे ही जनवरी फरवरी मार्च कोई काम होता नहीं, क्योंकि अब हिंदुस्तान भर में या तो असम्बली सेशन होते हैं, बजट होते हैं। तो उसके बाद मार्च से अब कोविड शुरू हो गया, तो ये साल इसी में निकल गया कोविड के। तो उस वजह से भी हमारी जो शायद जो हमने बातें उठाई हैं, अगर कोविड नहीं होता तो शायद आज तक वो उनका समाधान, उनका हल निकल गया। जितनी ये बड़ी पार्टियां उतनी मजबूत होनी चाहिए थी ग्राउंड में। जो आपके बाद पार्टियां बनी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रिप कर रही है, पूरे इंडिया में उन्होंने अपने दफ्तर खोले, हुकूमतें बना रहे हैं। आप एंटी इनकम्बेंसी अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की नज़र में देखें, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा कांग्रेस को नहीं। वो ठीक है, अब हमारा तरीका इलेक्शन लड़ने का अलग होता था, इस सरकार का तरीका अलग होता है। हमारे वक्त में इलेक्शन पार्टी लड़ती थी, इस आज की सरकार में इलेक्शन सरकार लड़ती है और पार्टी लड़ती है। तो हमारे वक्त में पार्टी का कोई दखल इलेक्शनों में नहीं होता था, हाँ, इवन कैंपेन में नहीं होता था। तो लेकिन आज की सरकार में तो माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और पूरे जितने कैबिनेट होती हैं वो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ती है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ती है। आपने देखा कि हैदराबाद कॉरपोरेशन इलेक्शन में थे, पूरी यूनियन कैबिनेट उतर गई थी। तो ये तो मानना पड़ेगा ना, पार्टी स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि हर कोई चुनाव को अपना मानता है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मंत्री कैबिनेट के वहां देख रहे हैं। तो हमारा सिस्टम थोड़ा अलग था। हमारे सिस्टम में मंत्री सरकार चलाते थे और पार्टी लीडर पार्टी चलाते थे। इनके वक्त में मंत्री भी पार्टी चलाते हैं और सरकार भी पार्टी चलाते हैं और सरकार कोई नहीं चलाता। चलिए अब जरा जम्मू कश्मीर का भी रुख करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में भी बात करना। इन दिनों डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव से पहले सूरत हाल क्या थी सबके सामने है। अब इस सिस्टम को जो अब नियर टू कंप्लीट है, इसे आप गुलाम नबी आज़ाद साहब एज ए सीनियर मोस्ट लीडर के, एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के, कैसे देख रहे हैं? दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो डीडीसी
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का जो सिस्टम है या पंचायती राज का सिस्टम है वो ठीक है या ना है, मैं कहूँगा बेहतरीन है। इस सरकार ने ये जो काम किया पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी तक लाया, ये बहुत अच्छा। कोई अगर विरोध करता है तो उसको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि मैं 16 साल एमपी महाराष्ट्र से रहा हूँ और बेहतरीन इलेक्शन वहीं इसके होते हैं और बेहतरीन निज़ाम चलता है वहाँ। और यही शायद आपको मालूम नहीं, 6 साल राहुल गांधी जी चाहते थे कि हमारे स्टेट में पंचायती राज हर लेवल पे हो, बिल्कुल, क्योंकि राजीव गांधी ने इसको बहुत सतर्क और मजबूत किया था। और हमारी सरकार में ही जब हमारी मिलीजुली सरकार थी तो एक कन्वेंशन हमने किया और मैं आम चीज़ों से हट के यहाँ गया और वो रेजोल्यूशन मैंने मूव किया कांग्रेस की कन्वेंशन में श्रीनगर में, शेर कश्मीर का जो ऑडिटोरियम है उसमें मैंने मूव रेजोल्यूशन किया। स्टेट के लीडरों तक मैंने नहीं रखा कि ये मूव करो, लेकिन उसमें दोष मैं देना चाहता हूँ एमएलएज पर। एमएलएज हमारी पार्टी के भी दूसरी कई पार्टी के नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ताकत हमारे हाथों से चली जाए। वो चाहते थे हम नाली भी खुद ही उसका फाउंडेशन स्टोन डालें, हाँ, नाली का भी उद्घाटन करें। कई लोगों की, हमारे लीडरों में सोच ऐसी है कि हम खुद ही कुछ करें। तो उन वैसे लीडरों ने इसको बनने नहीं दिया, मुझे बहुत अफसोस है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि ये सिस्टम आया, लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने किया उसमें मैं बिल्कुल खुश नहीं। ये खुद के घर में लाने की कोशिश करता है। सिस्टम को से लोगों को फायदा होना चाहिए, न कि रूलिंग पार्टी को। हमारी सोच में और इनकी सोच में यही फर्क है। हम जब कोई पंचायती राज लाते थे, राजीव गांधी ने लाया था, उसमें 33% रिजर्वेशन नहीं थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का भला हो या ना हो, वो कांग्रेस की कमेटी बने नहीं, कभी सोचा नहीं, आज तक हमने मीटिंग नहीं ली। लेकिन बीजेपी सबसे पहले हमने डिलिमिटेशन करनी है तो इसको जोड़कर वहां हमारी पार्टी का जोड़ के आएगा और अपोजिशन वाला हार जाएगा। अच्छा, वहां से कांग्रेस का ये कैंडिडेट बड़ा तकड़ा है तो इसलिए उसको एसटी कर दो। अच्छा, वहां एनसी का बड़ा तकड़ा कैंडिडेट है तो इसके लिए वुमेन कर दो। वहां पीडी का कैंडिडेट बड़ा खर्चा है तो उसको एससी कर दो। ये नहीं सोचते थे। तो इस सोच में फर्क है कि ये जो डिलिमिटेशन की, वो डिलिमिटेशन इस आधार पे नहीं की कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देनी है, एससी को देनी है, एसटी। कहां हमने दूसरी पार्टी के पोटेंशियल लीडर को ब्लॉक करना है, इस तरीके से बनी। लेकिन क्या आपको नहीं ये लगता कि यहाँ पर भी कांग्रेस और सभी लीडर्स का एक रोल बनता था इलेक्शन के सामने? क्योंकि मैं उस पर आता हूं ना, रोल बनता था। और ये भी शायद पहली दफा हिस्ट्री में हुआ कि जब भी डिलिमिटेशन होती है, पार्लियामेंट के लिए होती है, असेंबली के लिए होती है या जिला परिषद के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को लिया जाता। यहां तो सरकार ने बनाई, यहां पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं लिया। जब पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं तो वो बैठते हैं कि अच्छा, इस कॉर्पोरेशन में ये महिला को देना चाहिए, नहीं, एससी को यहाँ पॉपुलेशन है उसको देना चाहिए, एसटी को देना चाहिए कि नहीं। अगर यहाँ एसटी दी तो यहाँ एससी को, यहाँ कहीं जगह दोनों एसटी के हैं। वो तो होना चाहिए ना, एक आध एसटी को दिया, फिर जनरल हुआ, फिर वुमेन हुआ। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि यहाँ सरकार ने खुद किया, क्योंकि सरकार ने इसलिए खुद किया कि पार्टी को फायदा उठाना। तो ये जहां मैं तो इस पर एतराज क्यों नहीं किया गया? सवाल तो यही है ना। एतराज कहां किया? शाम को उन्होंने अनाउंस किया, दूसरे दिन इलेक्शन अनाउंस किया। वही क्योंकि पार्टी को फायदे पहुंचाने नहीं, डिलिमिटेशन को लेकर तो पहले दिन से ही बात चल रही थी कि ऐसा हो रहा है जी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां मैं बहुत खुश हूं कि ये सिस्टम शुरू हो गया, उतना ही वहां दो चीजों पर नाराज है कि डिलिमिटेशन इन्होंने रूलिंग पार्टी को, जो यहाँ की सेंटर की रूलिंग है, उसको फायदा और दूसरों को ब्लॉक करने के लिए। दूसरा, तमाम अपोजिशन की पार्टीज की सिक्योरिटी ले ली और रूलिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी को सहयोग करने वाले उनको ये
सिक्योरिटी दे दी थी। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें जिस तरीके का कैंपेन हुआ और जिस तरीके से लोग बाहर आए, आप लोगों के बाहर आने को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने जाविये से हर एक चीज को देख रहे हैं। मैं लोगों के बाहर आने को जमहूरियत पर विश्वास और कंडक्ट इलेक्शन करने वालों को जमहूरियत पे अविश्वास बनता हूं, क्योंकि अविश्वास अगर नहीं होता कंडक्ट करने वालों को तो वो सबको फ्रीडम देते, फिर इस तरह से रिजर्व कॉन्फ्रेंस नहीं करते, फिर इस तरह से सिक्योरिटी किसी को देकर और किसी को नहीं देते। तो लोगों का जमहूरियत पर विश्वास है, लेकिन जो सरकार कंडक्ट कर रही है उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है और न जमहूरियत पर। क्या वाकई तौर पर कांग्रेस की लीडरशिप जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर क्रॉस हुई है? सेंट्रल लीडरशिप एक पायदान पर है, जम्मू कश्मीर आते आते उसमें वॉइस चेंज होती है, जम्मू में एक, कश्मीर में एक, और यही वजह है कि जो पीपल्स अलायंस बना उसमें कांग्रेस एक वाजिया पोजीशन लेकर सामने नहीं आई। देखिए, उसमें जल्दी जल्दी शायद हुआ, बहुत जल्दी हुआ। मैंने वैसे ही कहा ना कि इन्होंने एक तरफ से खुद जल्दी जल्दी रातों रात ये डिलिमिटेशन की, दूसरे दिन नोटिफिकेशन की, तीसरे दिन इलेक्शन शुरू किए। तो पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठने का, और शायद वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जल्दी जल्दी करो और अपोजिशन को इकट्ठे होने का मौका न मिले, उन्होंने अपनी पॉलिसी के हिसाब से, और उसका ये नुकसान हो गया कि वाकई अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होने का, सोचने का, एक होने का मौका नहीं मिला। तो अभी जो हिज़्ब इख्तिदार बीजेपी है वो लगातार आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि कोई भी लीडर खड़े होकर ये बताए कि 370 पर कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या है, क्या वो वापस लाना चाहती है, नहीं लाना चाहती है? देखो, दो चीज़ें। सबसे पहले मैं तो जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए बीजेपी 370 में क्या, 370 में अभी दो चीज़ें बची हैं, 35A ज़मीन और नौकरी। तो अगर 370 इतना खराब था तो ये कह दें 370 में तीन चीज़ें थी, हमें ये नहीं चाहिए। मैं इनको वापस जवाब बताता हूँ। बता दे आज बीजेपी वाला कि ना हमको 370 में ये दो चीज़ें थी, ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनटचेबल हो गई, ये मकरू हो गई। भाई 370 बड़ा मकरू था, खराब था, और उसमें यही दो चीज़ें रही थी, ये हमको नहीं चाहिए, कह देंगे। उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊँ। ये सबक जब तक बीजेपी नहीं सुनेगी, ये सिस्टम नहीं करेगी कि त्याग देना है और स्टेट के हुड में और देश के हुड में कुर्बानी देनी पड़ती है, न कि कुर्बान किसी को करना पड़ता है, ये फार्मूला जब समझेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। समय नाज़रीन, गुलाम नबी आज़ाद साहब मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मुल्की सियासत और रियासत की सियासत पर उन्होंने गुफ्तगू की, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले दिनों में रियासत की सियासत किस डगर चल सकती है। फिलहाल मुझे देंगे आप इजाज़त, अब बने रहेंगे हमारे साथ। खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।